Hello students, welcome back to my channel Simplified Chemistry and welcome to the lecture number 9 of States of Matter. So my dear students, up to now we have completed our Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac's law, Avogadro law. These are combinedly known as a gas laws. Clear? Okay, they are known as gas laws. Now we are going to start the most important point, and that is the ideal gas. Okay, so my dear student, before starting that, I will write some of the informations for you. That Boyle's law. So Boyle's law we have discussed, that is pressure is inversely proportional to volume at constant temperature and for the fixed amount of gas. Now I will only write the formula. For the same thing, you can say that Charles law, it gives what temperature is directly proportional to volume. Now the another one was a Gay-Lussac's law. Clear? The Gay-Lussac's law is what temperature is directly proportional to pressure, and then we have already discussed the Avogadro's law. So Avogadro's law was volume is directly proportional to the number of molecules. Clear? Okay, so these all are combinedly known as, my dear student, gas laws. Clear? Okay, समझ में आ गया? Now scientists said one important thing at that time, that if we imagine, understand it properly, if we imagine that there is no intermolecular attraction or interatomic attraction, intermolecular force of attraction between molecules of gases. अगर हम, if we are imagining that there is no intermolecular attraction force between the molecules of gas, so such gases will follow gas laws. ऐसी गैसेस गैस लॉज को फॉलो करती है. ओके, नाउ आई एम राइटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन. ओके, at so such gases will follow gas laws at any temperature and pressure condition. Any temperature and pressure condition. ओके, मैंने क्या बोला बच्चों कि अगर हम साइंटिस्ट लोगों ने पहले क्या माना कि भाई गैस के बीच में कोई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होता है, तो ऐसी गैस ये चारों जो लॉ हमने सीखा उसको फॉलो करती है एंड उसे हम आइडियल गैस कहते हैं. ऐसी गैस को हम क्या कहते हैं? आइडियल गैस कहते हैं. एक्चुअल में आइडियल गैस जैसा होता नहीं है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स तो होता ही है, भले थोड़ा सा होता है पर होता तो है. बट साइंटिस्ट लोग थे भाई, उन्होंने क्या बताया कि भाई अगर कोई ऐसी गैस, अभी उन लोगों ने क्या मान लिया कि भाई गैस के बीच में कोई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, तो ऐसी गैस ऐसे गैस लॉस को फॉलो करती है. ओके, कोई भी टेम्परेचर प्रेशर ले लो उस पर ये फॉलो करती है. ओके, तो हम इसको आइडियल गैस कहते हैं. तो आइडियल गैस का डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं? तो आइडियल गैस का डेफिनेशन मैं ऐसे लिख सकता हूं कि द गैसेस which follows gas laws at all temperature and pressure, and they are not having any intermolecular attraction forces, it is considered as ideal gas. कह सकता हूं कि ऐसी गैस जो गैस लॉस को फॉलो करती है हर एक टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, जिसके बीच में, तो मैं इधर लिख लेता हूं, नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसे हम क्या कहते हैं? आइडियल गैस कहते हैं दोस्तों. उसे हम क्या कहते हैं? आइडियल गैस कहते हैं. समझ में आ गया? ओके, हम आगे पढ़ेंगे, यही चैप्टर में पढ़ेंगे कि कोई भी गैस आइडियल नहीं होती है, बट उसे रियल गैस कहते हैं. अभी हम जो गैसेस देखते हैं वो रियल गैस है, ये सारी इमेजिनरी गैसेस थी, आइडियल गैस. बट रियल गैस जो होते हैं वो आइडियल गैस जैसा बिहेवियर बता सकते हैं, बट वो हम बाद में देखेंगे. अभी हमें आइडियल गैस के बारे में पढ़ना है, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा, ऐसी गैस जो ये चारों लॉ को फॉलो करती है एंड जिसके बीच में कोई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, उसे हम आइडियल गैस कहते हैं. तो हमें आइडियल गैस का इक्वेशन निकालना है.
ओके, हमें क्या करना है, हमें आइडियल गैस इक्वेशन निकालना है। तो वो तो बहुत ही आसान है दोस्तों, कैसे निकालेंगे देखिए। तो अभी पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P लिख सकता हूँ। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, तो भी वॉल्यूम इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, ये हमारा बॉयल्स लॉ था। यस और नो? ओके। फिर हमने चार्ल्स लॉ क्या देखा कि भाई वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो मैं इधर रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं, ये हमारा बॉयल्स लॉ है, ये हमारा क्या है, चार्ल्स लॉ। दिस इज अवर चार्ल्स लॉ। एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज अवर एवोगैड्रोस लॉ। This is our what? Avogadro law. It is clear. Now volume is inversely proportional to pressure, volume is directly proportional to temperature, volume is directly proportional to mole. So can I combinedly write कि भाई volume is directly proportional to T, volume is directly proportional to N and inversely proportional to P. So can I write like this, that volume is directly proportional to NT and inversely proportional to P. So can I write V is directly proportional to NT upon P? Yes or no? Okay, this is very simple. Now, if I'll send P on this side, so it will become PV is directly proportional to NT. Now, you know that when we have to remove this sign, we have to put constant. So, PV is equal to nRT. This is our ideal gas equation. This is our ideal gas equation. Sir, you have written here R. What does it mean? R. Up to now we were putting the constant K, and why you have put here this R? So R is known as a universal gas constant. Here we are dealing with the gas, my dear student. So R is considered as a universal gas constant, and this formula PV is equal to nRT is known as a ideal gas equation. Is what our ideal gas equation. This is simple thing. Okay, this is our ideal gas equation. Again, I am repeating that volume is inversely proportional to P, directly proportional to T, and directly proportional to N. So V is directly proportional to NT and inversely proportional to P. So PV directly proportional to NT. I put the constant here, that is R, universal gas constant. Okay, so this is our PV is equal to nRT, and this is our most important equation, that is known as the ideal gas equation. So now you can you can define the ideal gas like this: the gas which follows the ideal gas equation and gas laws, it is considered as what? Ideal gas. It is considered as what? Ideal gas. Clear? Okay. Now, my dear student, let's play with this particular equation, that PV is equal to nRT. This is the ideal gas equation. Now, my dear student, mole is equal to what? Weight upon molecular mass. Okay, weight upon molecular mass. So can I, this is our equation number one, this is our equation number two. By substituting this value in this formula, I will get what? PV is equal to W upon capital M RT. Capital M indicates here what? Molecular mass. Clear? So PV is equal to WRT upon M. Now I am sending V here. So it will become what? P is equal to WRT upon MV. Okay, where W is equal to what? Weight. Okay, mass. R is what? Gas constant. T is temperature. M is molecular mass. V is volume. Now, my dear student, can I write this formula? P is equal to dRT by M? Can I write this formula, that P is equal to dRT by M? Why I have written? Because weight mass by volume is considered as a density. So this is our mass and this is our volume. So mass by volume is considered as a density. So that's why I have put here P is equal to dRT by M. Okay, P is equal to what? dRT by M. Now, if I'll make the subject density, so density is equal to Pm upon RT. Okay, density is equal to what? Pm upon RT. Okay, this is our new equation, that is equation number 3. If I'll make the subject molecular mass, the molecular mass is equal to what? dRT upon P. Now here, by looking for
this two equation, by seeing this two equation, we can say that here density is directly proportional to molecular mass, and here molecular mass is directly proportional to density. So you can directly write that density is directly proportional to molecular mass. In the exercise, one question is given that prove on the base of ideal gas equation that density is directly proportional to the molecular mass. So my dear student, this is the derivation of it. The density is directly proportional to molecular mass. So you can simply say that d1 upon m1 is equal to d2 upon m2. Here m1 and m2 are the molecular masses respectively. Okay, so this is density is directly proportional to molecular mass of ideal gas. Clear? Okay, now let's play another game with the R. So our formula is what? PV is equal to nRT. So let's make the subject R. R is what? Gas constant. So R is equal to what? It will be PV upon NT. I'm just doing cross multiplication, nothing new I am doing. Clear? Okay, so let me write that pressure is what here? Sorry, P is pressure and V is what? Volume upon N is equal to what? Number of moles, and T means what? Temperature. T means temperature. My dear student, we have already studied that pressure is equal to force upon area. I am writing here pressure is equal to force upon area. So I can also write here that force upon area on the place of pressure into volume upon moles into temperature. Okay, so now area, can I write the area as a L square or M square? Okay, L square, length square is a area, and volume means what? L cube. This is simple one, L cube. Okay, and mole, for mole I am keeping only moles only, and temperature I am keeping as it is. So what will happen? This two will be cancel out. So it will be what? Remaining part will be what? Force into length. Force into length upon mole into temperature. My dear student, in the physics, you have studied that force into length is known as a work, is known as what? Work. So our R means gas constant is equal to what? That work upon mole into temperature. Clear? Work energy or work. I am writing here because work is equal to what? Force into length. Clear? You have studied in physics, so I'm writing. So this is the basic information about the R. Now what we have to do, we have to find out the units of R. See, this is very important. Okay, so we have to find out what? Units of R. So let us start. Units of R. R means gas constant. Units of R. R means gas constant. So R is equal to PV upon NT, because PV is equal to nRT. I made R subject, so R is equal to PV upon NT. Okay, बच्चों. So now the unit of R will depend upon the unit of pressure, unit of volume, unit of mole, and unit of temperature. Okay. So we are discussing about the STP condition. The STP condition means what? The temperature is 0 degrees Celsius. It means 273.15 Kelvin. When we are talking about the pressure, pressure will be 1 atmosphere, and at that time N is equal to 1 mole. So volume will be 22.4 liter. माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस स्लाइड चेंज जो मैं आपको बताना चाहता हूं. प्लीज अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली. एट एसटीपी, इफ प्रेशर इज 1 atmosphere, volume will be 22.4 liter, but if we are taking the pressure into the bar, so its volume will be 22.7 liter. Just there is a slight change if we are taking pressure into the bar, an atmosphere, so volume will be 22.7 liter at STP. This is a very basic thing that you have to understand. If you will understand and remember this, you can solve any of the numerical. Always remember, when the pressure is given in the atmosphere and 1 mole is there, so at that time volume will be 22.4 liter. But when pressure is 1 bar and 1 mole is there, so volume will be 22.7 liter. Clear?
Okay, you have to keep this in your mind. Understood? Done. So let us solve the values of R. R is equal to P into V upon N into T. So first of all, we will take all the SI units. We will take all the SI units. My dear student, tell me, what is the SI unit of pressure? So pressure is SI unit what? What is the SI unit? See, if you have seen my videos properly, in the second video only, I have told you about the different units of parameters of gases in that we have discussed. So, my dear student, STP condition pe pressure will be 1 atmosphere. Pressure will be 1 atmosphere. So, and you can say that the SI unit of pressure is what? Pascal. SI unit is what? Pascal. So you know that 1 atmosphere is equal to 101,325 Pascal or Newton per meter square. You can say that. So 1 atm STP pressure will be 1 atm. So I am taking here in the SI unit. So it will be 101,325 Newton per meter square into volume. So my dear student, okay, so at 1 atmosphere, volume will be 22.4 liter. Understand it properly, my dear student. At 1 atmosphere, volume will be 22.4 liter. But here we are discussing about SI unit. So we have to take the SI unit of volume, and now SI unit of volume is meter cube. So you know that 1 liter is equal to 10 raised to minus 3 meter cube. So 22.4 liter is equal to how much? So 22.4 into 10 raised to minus 3 meter cube. I'm writing here meter cube. Clear? Okay. Now mole will be 1 only. Okay. Understood? And temperature will be what? 273.15 Kelvin, 0 degree Celsius, STP condition, and SI units we are discussing. So I have taken all the SI unit. ओके तो पहले तो ये मीटर स्क्वायर को मीटर क्यूब से उड़ा दे, 1 मीटर बचेगा तो न्यूटन इंटू मीटर बचेगा. एंड इफ यू विल सॉल्व दिस माय डियर स्टूडेंट, you will get understand it, 8.314 न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मोल इंटू कैल्विन. तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि न्यूटन इंटू मीटर को जूल कहते हैं. न्यूटन इंटू मीटर को क्या कहते हैं? जूल कहते हैं. अगर नहीं पढ़ा तो याद रखना. तो इसको हम क्या कह सकते हैं? 8.314 जूल इंटू मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. ओके, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. इट मीन्स कभी भी आपको आर की वैल्यू जूल में लेना हो तो आप इसमें लोगे, या तो प्रेशर अगर आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ले रहे हो, सारे ऐसा यूनिट ले रहे हो, तो इसको भी ऐसे लेना पड़ेगा. ठीक है दोस्तों. फिर कुछ क्वेश्चंस आपको जनरेट नहीं होने चाहिए कि सर इधर 1 मोल ही क्यों लिए. होगा, कुछ लोगों को क्वेश्चन होगा, कुछ लोग पूछेंगे सर 1 मोल के 2 मोल करेंगे. यस होगा, 2 मोल करेंगे. ओके, तो भाई उसका वॉल्यूम उसके हिसाब से बढ़ जाएगा, इसका वॉल्यूम उसके हिसाब से बढ़ जाएगा. 1 मोल पे 22.4 लीटर, तो 2 मोल पे क्या होगा? 44.8 इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा. एंड आप ही समझिए कि भाई प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा, एंड प्रेशर चेंज होगा तो टेम्परेचर भी चेंज होगा. ओके, मीन सारी चीजें चेंज होगी, ये आंसर तो सेम ही निकलेगा. 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये आंसर तो सेम ही निकलेगा. समझ में आया मेरी बात? ओके, आगे मैं बताऊंगा. अभी इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि अगर आप प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट में ले रहे हो तो आर की वैल्यू जूल में कितनी आती है? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि आर की वैल्यू किलो जूल में बताइए, तो यार जूल को खाली आपको क्या करना है? किलो जूल में कन्वर्ट कर देना है. तो मुझे बताइए 1 किलो जूल इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻³ जूल होता है. तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन इज इक्वल टू कितने किलो जूल होंगे? तो सिंपल है, 10⁻³ लगा लोगे तो आर की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा? 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल पर केल्विन मिल जाएगा. तो ये हो गया आपका आर का यूनिट किलो जूल में एंड जूल में. तो ये आर का यूनिट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जो आपने प्रेशर वॉल्यूम वाला कंडीशन लिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, एंड न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आइए दूसरा देखते हैं. तो दूसरे में चलिए, सेकंड कंडीशन में आर इज इक्वल टू पीवी अपॉन एन टी तो है.
अगर प्रेशर में बार में लेता हूं, चलिए 1 बार लिया मैंने, तो बार लेते हैं बराबर 1 बार, तो वॉल्यूम कितना होगा आगे ही मैंने बताया 22.7 लीटर। ओके, 1 मोल की ही बात करते हैं एंड 273.15 केल्विन की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आप 1 1 कैंसिल 22.7 डिवाइड बाय 273 करोगे तो आपको मिलेगा, ओके, तो आपको मिलेगा 0.0831 समथिंग मिलेगा, 0.0831 बार लीटर पर मोल पर केल्विन। तो ये आपको आर की वैल्यू मिलेगी 0.0831। कब आपको ये वैल्यू लेनी है, जब आपको प्रेशर बार में दिया हो एंड ये लीटर में दिया हो वॉल्यूम। ओके, तब आपको ये फॉर्मूला, इट मींस ये आर की वैल्यू यूज करनी है। अभी मैंने बोला था ना, अगर चलो 1 मोल का 2 मोल कर देता हूं, तो 2 मोल करता हूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 22.7 इंटू 2 हो जाएगा। अगर वॉल्यूम डबल हो गया तो ये आधा हो जाएगा। पता है, प्रेशर और वॉल्यूम एंड प्रेशर फिर टेम्परेचर को भी अफेक्ट करेगा। तो आप सॉल्व करोगे तो आंसर तो सेम ही आने वाला है, अगर कोई भी ये वैल्यू आपने चेंज कर दी तो। ओके, अभी चलिए हम R इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनटी एटमोस्फियर में लेते हैं। तो 1 एटमोस्फियर पे 22.4 लीटर होता है 1 मोल गैस का वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तो एसटीपी है तो 0 डिग्री सेल्सियस, तो 273.15 केल्विन। तो आपको क्या मिलेगा 0.0821 एटमोस्फियर लीटर पर मोल पर केल्विन। तो ये आपको पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। तो इन शॉर्ट आपको आर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिल गई। ठीक है, अभी आर की दूसरी भी वैल्यूज मिलती है। आर की वैल्यू कैलोरी में भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलोरी में भी और अर्ग में भी फाइंड कर सकते हैं। ये हमने क्या लिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एमकेएस यूनिट लिए, पता है सीजीएस यूनिट भी ले सकते हैं। वो आपने फिजिक्स में आपने पता है ना, आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे यूनिट ले। तो आर की वैल्यू कैलोरी के अंदर देखा जाए तो 1.987 है, जो नियरली इक्वल टू 2 कैलोरी होता है। ओके, ये क्या है आर की वैल्यू कैलोरी के अंदर। ठीक है, ये कैसे आया सर? तो मैं आपको कुछ रिलेशंस बताता हूं, वो आपको आगे भी बहुत काम में आएंगे, आपने शायद फिजिक्स में पढ़े होंगे। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल होता है एंड 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है। ओके, ये जूल एमकेएस यूनिट है, अर्ग सीजीएस यूनिट है। ओके, जूल एमकेएस यूनिट है, अर्ग सीजीएस यूनिट है। जैसे मीटर एमकेएस आया, सेंटीमीटर सीजीएस आया, वैसे। ओके, एंड 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 इंटू 10⁻⁷ अर्ग होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास आर की वैल्यू है, ठीक है, जूल में, तो आप उसे कैलोरी में कन्वर्ट कर दो, आपको आराम से आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू से चलो एक थोड़ा सा टेबल जैसा बना देता है। तो आर की वैल्यू, अगर प्रेशर आपको बार में दिया है, प्रेशर की खाली वैल्यूज लिखता हूं, प्रेशर बार में दिया है 0.0831 एंड वॉल्यूम आपको लीटर में दिया है। तो प्रेशर बार में दिया हो तो वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट कर देने का, तब आर की वैल्यू 0.0831 मिलेगी। अगर एटमोस्फियर लीटर है तो 0.0821 मिलेगी। अगर पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल ही कहते हैं ना, पास्कल और मीटर क्यूब में दिया है, तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू आप में जूल में ले लेंगे। आर की वैल्यू वो आएगा अपना 8.314 जितना वैल्यू आएगा। ओके, एंड कैलोरी में आर की वैल्यू चाहिए तो 1.987 ले लेंगे। ठीक है, तो ये चार वैल्यू आपको याद रखनी है यूनिट के साथ। यूनिट के साथ 8.314 क्या है, जूल पर केल्विन पर मोल इनवर्स। ये क्या है, बार लीटर मोल पर केल्विन। ये क्या है, एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। ओके, एंड ये कैलोरी, ओके, पर मोल पर केल्विन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको सिखाया। ओके, डन। अभी अभी आता है कंबाइंड गैस इक्वेशन। इसके ऊपर से ही हम प्रूव कर सकते हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन। तो ये भी एक नया इक्वेशन है जिसके ऊपर से भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो कंबाइंड गैस इक्वेशन क्या होता है, तो आपको पता है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, ये एक आइडियल गैस इक्वेशन है। ओके, एंड फॉर द फिक्स मोल ऑफ गैस, फॉर द फिक्स मोल ऑफ गैस, अगर मोल फिक्स है तो क्या रख सकता हूं मैं,
तो मैं ऐसा कर सकता हूँ N इंटू आर इज इक्वल टू पीवी अपॉन टी। हमने क्या किया है, मोल को फिक्स रखा है। समझिए मेरी बात को, मैंने क्या किया है, मोल्स को फिक्स रखा है, एन को फिक्स रखा है, आर तो गैस कांस्टेंट है, वो तो फिक्स ही रहेगा। पीवी अपॉन टी है। ये कब हो सकता है, जब मोल्स फिक्स होंगे तो इनिशियली मैं लिख सकता हूं कि भाई इनिशियली फॉर एन मोल ऑफ गैस, फॉर एन मोल्स ऑफ गैस, P1 V1 T1, प्रेशर P1 है, V1 है, T1 है। फिर फाइनली फॉर एन मोल ऑफ गैस ये P2 V2 T2 हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एन आर इज इक्वल टू क्या होगा, P1 V1 अपॉन T1 इनिशियली, एंड एन आर इज इक्वल टू क्या होगा, P2 V2 अपॉन T2 क्या होगा फाइनली। तो ये दोनों तो सेम ही है, तो इन दोनों को भी ऐसे लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो ये हमारा जो फॉर्मूला आया, ये इसे क्या कहते हैं, कंबाइन गैस इक्वेशन कहते हैं। इसे कब यूज किया जाता है, जब मोल्स सेम हो, जब मोल्स क्या हो, सेम हो, तब उसे यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। तो ये आ गया आपका कंबाइन गैस इक्वेशन, तो ये भी आपको यूज करना है। इसके ऊपर से है, इसको प्रूव करने का दूसरा तरीका भी बताता हूं। चलिए, बॉयल्स क्या है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। चार्ल्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इन दोनों को कंबाइन करके मैं कैसे लिख सकता हूँ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन P। तो P सामने चला जाएगा, तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ओके, तो पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा। पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो आपको पता है कांस्टेंट आता है, हमने आगे देखा है। तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 कर देंगे। तो ये जो फॉर्मूला अपना आया, इसे क्या कहते हैं, कंबाइंड गैस इक्वेशन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, कंबाइंड गैस इक्वेशन। ओके दोस्तों, तो अभी हम क्या करेंगे, तो इसके ऊपर से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन के और कंबाइंड गैस इक्वेशन के। जितने भी न्यूमेरिकल्स है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स सिखाऊंगा। एंड उसके बाद मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सा थियरी समझाऊंगा, पे लोड क्या होता है। ठीक है, वो एक कंसेप्ट है जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, बट उसके ऊपर से एक न्यूमेरिकल पूछ लिया है। ओके, जो किसी को पता नहीं होता है, तो मैं आपको समझाऊंगा। ओके, एंड पे लोड का अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, भले छोटा होगा बट अलग से वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। बट अगर आपको इसमें सब कुछ समझ में आ गया हो, ये पूरा मैथमेटिकल जैसा था। ओके, खाली मैंने इक्वेशंस लिखा है, बनाया है, बहुत ही इजी है। अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो तो प्लीज कमेंट करना कि भाई यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। ओके, अगर समझ में नहीं आया तो भी मुझे बता देना, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो ठीक है, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ओके, तो आशा रख रहा हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, तो प्लीज टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।